वाले हैं, इसमें लोग नहीं आएंगे, तो हम इसको शॉर्ट के लिहाज से कवर करेंगे। अच्छा हमने बेसिकली देखना है कि इस टॉपिक के अंदर हमने किस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमें मतलब को पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीन। जीन का मतलब क्या है, क्या जीन की डेफिनेशन क्या है। तो हम कहते हैं कि अ स्पेशल सीक्वेंस, ठीक है, अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, a particular sequence of nucleotide, a particular sequence of nucleotide which is necessary for making a पर्टिकुलर प्रोटीन। हम कहते हैं कि हमारे पास जो जीन है ना, ये न्यूक्लियोटाइड के खास सीक्वेंस है जिसने कोई खास जो है प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है, खास प्रोटीन बनानी होती है। या फिर हम इसको दूसरे भाग में जीन कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अच्छा, इस टॉपिक में बेसिकली हमने डिस्कस क्या करना है, बेसिकली हमारे जीन जो हमारा जो जीन का टॉपिक है, इसमें हमने क्या एक्सप्लेन करना है, हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि जो एक जीन होता है जो किसी खास प्रोटीन्स को बनाने का इस्तेमाल होता है, और अगर जीन में कोई खराबी आ गई है ना, तो हमारा जो प्रोटीन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएंगी और हमारे बहुत सारे जो फंक्शन हैं वो प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसमें देखते हैं कि बेसिकली जीन ने कैसे प्रोटीन बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। अब डीएनए का ये एक खास सीक्वेंस जो है ना, एक खास सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का, या कह रहे हैं जीन। अब ये जीन क्या करता है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, अपने डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आरएनए के अंदर, ठीक है, आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा, आरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, आरएनए में ट्रांसलेशन होगी और एक खास किस्म की प्रोटीन को बनाया जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा जो हमने इसको जीन को डिफाइन किया है, और जीन को डिफाइन करने के बाद हमने कहा कि हमने बेसिकली इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि अगर जीन जो है, जीन अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, जीन डिफेक्टिव हो गया है, तो कौन कौन सी हमें खराबियाँ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है, हम इस बुक का कोई शार्ट तो नहीं बनता, लेकिन 2 साइंटिस्ट दिए हुए हैं, गैरेट एंड बेटसन, ठीक है, गैरेट एंड बेटसन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ को जो है ना, बहुत सारी डिजीज़ को इन्होंने जो है ना वो स्टडी किया, और डिजीज़ कौन सी थी जो कि ख़ास तौर पे किसी फैमिलीज़ के अंदर रन करती थी, ठीक है, वो किसी खास फैमिली के अंदर रन करती थी। और इन्होंने देखा कि ये बेसिकली पर्टिकुलर अलील्स की वजह से जो डिजीज़ जो है किसी पर्टिकुलर अलील्स की वजह से हो रही हैं, ठीक है, ये किस डिफेक्टिव वजह से हो रही हैं, डिफेक्टिव इन अलील। और जो इन्होंने बेटा जो ज़्यादा डिस्कस किया वो रिसेसिव अलील्स की वजह से जो है डिजीज़ हो रही थी, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये था कि जो अलील्स होते हैं या फिर जो जीन्स होते हैं वो अगर डिफेक्टिव होते हैं तो बहुत सारी जो है ना डिजीज़ जो है ना वो देखने को मिलती हैं। पहले पैराग्राफ में जस्ट हमने ये बताना है, कोई शॉर्टकट तो नहीं इसके अंदर बनता। नेक्स्ट वाले जो है ना वो पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट बनता है, वो है एल्केप्टोनूरिया। यहाँ से आप लोगों को जो है ना एल्केप्टोनूरिया, यहाँ से आप लोगों को जीन का जो है ना जीन का थोड़ा मतलब समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम बेसिकली इस टॉपिक का आप लोगों को एल्केप्टोनूरिया डिजीज़ को आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से अगर जीन डिफेक्टिव होता है तो जो खास प्रोटीन बननी होती है वो नहीं बन पाती और बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा बेटा, एल्केप्टोनूरिया जिस पर्सन को एल्केप्टोनूरिया होती है उसके यूरिन के अंदर, ठीक है, उसके यूरिन के अंदर
उसके यूरिन के अंदर हमें एक एसिड है होमोजेनिस्टिक एसिड, ठीक है, उसका क्या नाम है होमो एसिड। ये जो एसिड है ये इसके यूरिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये इसके यूरिन के अंदर पाया जाता है। और जैसे ही ये एसिड जो है वो किसी एयर के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है और यूरिन का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इस कलर क्या हो जाता है यूरिन का कलर हो जाता है ब्लैक। अच्छा बेटा, ये अब देखा गया इसने जो गैरेट ने, ये बेसिकली गैरेट का वर्क था, गैरेट ने अपने वर्क को मजीद आगे जारी रखा था। उसने अल्काप्टूनुरिया पेशेंट ने देखा कि इनके यूरिन के अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड जो है ये पाया जाता था और जिसको ये डिजीज होती थी उसके अंदर ये एसिड पाया जाता है। और इस एसिड में जब ये हम यूरिन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद इसका यूरिन जो है वो क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है। यहाँ से उसने देखा कि बेसिकली जो होमोजेनिस्टिक एसिड था, जो बेसिकली होमोजेनिस्टिक एसिड है, इस होमोजेनिस्टिक एसिड को हमारी बॉडी के अंदर कैटालाइज किया जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इसको कैटालाइज किया जाता है एंजाइम्स की मौजूदगी में, ठीक है, कैटालाइज किया जाता है किसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कि एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है इस होमोजेनिस्टिक एसिड की कैटालाइज करता है। लेकिन जब जिस पेशेंट को अल्काप्टोनुरिया होती है उसके अंदर ये वाला एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ये होमोजेनिस्टिक एसिड कैटालाइज नहीं हो पाता और वो यूरिन के रास्ते जो है ना वो पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है और जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ब्लैक यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, बात वही आ जाती है कि जो हमारे पास जीन है ना, जो जीन है उसने खास तरह का एंजाइम बनाना था, ठीक है, और जब वो एंजाइम जीन डिफेक्टिव है तो एंजाइम नहीं बन पाएगा, तो उससे हमें डिजीज देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या होना था, बेसिकली एंजाइम सारे प्रोटीन इन नेचर है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे जीन था तो जीन ने डीएनए बनाना था, डीएनए के बाद ट्रांसलेशन में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से आरएनए बनना था और आरएनए से जो प्रोटीन बनी थी, ठीक है। अब प्रोटीन दूसरे फाज में प्रोटीन क्या चीज़ थी कि यहाँ पे एंजाइम बनना था, ठीक है, प्रोटीन क्या बना थी, यहाँ पे एंजाइम बनना था। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के अंदर सीक्वेंस में ही खराबी आ गई है तो ये जो एंजाइम है जिसने बनना था, जिसने इसको आगे कैटालाइज करना था, वो नहीं बन पाएगा, तो हमें कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, अल्काप्टोनुरिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक हमने जो बेसिकली डिस्कस किया है, हमने वो यही किया है कि एक जीन जो होता है वो खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसने आगे जाके किसी खास तरह की प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स वगैरह बनाने होते हैं। अगर वो जीन्स किसी वजह से डिफेक्टिव हो जाता है तो वो हमें खास तरह का जो एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम है, वो नहीं बन सकेगी और हमारे बहुत सारे जो फंक्शन हैं, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। अच्छा बेटा, ये हमारे पास व्हाट इज द जीन के टॉपिक के अंदर ये एक्सपेरिमेंट है कि वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट लोगों के तौर पे आता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी समझ होनी चाहिए इसकी, इसमें से कुछ जो है ना टर्म हैं जो आप लोगों को समझ होगी तो आप लोगों को ये टॉपिक समझना ईजी होगा या फिर अपने अल्फाज में लिखना ज़रा आसान हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है ना वो एक्सपेरिमेंट है लोगों के लिहाज से, लेकिन हमने सिर्फ इसको शॉर्ट के लिहाज से कवर करना है, तो इसमें 2-3 टर्म्स ऐसी आएंगी जो आप लोगों को उनकी समझनी चाहिए, उनकी आप लोगों को वो शॉर्ट के तौर पे आ सकती हैं। अच्छा बेटा, बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन यही करना था कि अगर कोई एक जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जैसे हमने अल्काप्टोनुरिया में देखा था कि उसमें जीन डिफेक्टिव हो गया था और उससे जो एंजाइम बनना था जिसने होमोजेनिस्टिक एसिड को कैटालाइज करना था वो नहीं बन सका था, तो उसके यूरिन के अंदर एसिड आना शुरू हो गया था और डिजीज देखने को मिली थी। अच्छा बेटा, अब इसमें भी बेसिकली वही एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर जीन डिफेक्टिव हो जाता है तो किस तरीके से वो डिजीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक फंगस है न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा फंगस है, उसके स्पोर्स को लिया गया, ठीक है, न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को लिया गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उनको ग्रो करवाया गया, ठीक है, उनको ग्रो करवाया गया। जब उनको ग्रो करवाया गया तो वो सारे जो है ना वो अच्छे तरीके से ग्रो कर गए। अच्छा बेटा, अब इसने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस न्यूरोस्पोरा को ट्यूब से बाहर निकाला और एक्सरे इनके ऊपर फेंकी, ठीक है, एक्सरे इनके ऊपर फेंकी। जब एक्सरे इनके ऊपर फेंकी गई तो क्या हुआ कि
जो स्पोर्स थे वो क्या हो गए, वो ज़रा डिफेक्टिव हो गए। ठीक है, अब स्पोर्स क्या हो चुके हैं, अब स्पोर्स डिफेक्टिव हो गए हैं। किस वजह से? एक्स रेज की वजह से डिफेक्टिव हो गए हैं। बेसिकली इन्होंने डिफेक्टिव क्यों करवाया है? क्योंकि इन्होंने चेक करना था अगर जीन डिफेक्टिव हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड डिफेक्टिव हो जाते हैं तो क्या डिजीज देखने को मिलती है। अच्छा बेटा, अब यहाँ से इन्होंने एक्सरे स्पोर के ऊपर कराई तो हमारे जो जीन है वो डिफेक्टिव हो गए हुए हैं। अब इन्होंने आगे 2 मीडियम तैयार किए। अब आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है कि एक को हम नाम देते हैं कंप्लीट मीडियम और एक को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट मीडियम। ठीक है, एक हम नाम देंगे कंप्लीट मीडियम का नाम देंगे और एक हम नाम देंगे इनकम्प्लीट या फिर मिनिमम मीडियम का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मिनिमम मीडियम है। मिनिमम मीडियम से क्या मुराद है? मिनिमम मीडियम से मुराद ये है कि इसके अंदर जो किसी ग्रो करने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, जस्ट एक मीडियम हमने प्रोवाइड किया है तो इसके अंदर अगर ग्रो कर देगा। ठीक है, अच्छा बेटा, पहला जो मीडियम था ना हमारा, वो पहला मीडियम भी मिनिमम जो है ना वो मीडियम था, उसमें वो स्पोर ग्रो कर गए थे। ठीक है, वो जो स्पोर थे उन्होंने पहले ग्रो किया था, लेकिन जब हमने एक्सरे कराई, एक्सरे के बाद इसको मिनिमम ट्यूब के अंदर मिनिमम मीडियम के अंदर डाला गया तो यहाँ पे स्पोर्स ने ग्रो नहीं की। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स ने ग्रो नहीं की। अच्छा, मीडियम स्पोर्स ने ग्रो नहीं की। अब बेटा इन्होंने क्या किया है कि इनमें से कुछ स्पोर्स को इसके अंदर डाला है और इसको हम नाम देंगे कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम हम कहते हैं ऐसे मीडियम हम ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, अमीनो एसिड्स मौजूद हों और अच्छा बेटा, अब ये है कंप्लीट मीडियम हम किसे कहते हैं? मिनिमम मीडियम हमने कहा था जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स या फिर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, उसको हम मिनिमम मीडियम का नाम देते हैं। लेकिन इसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स या फिर सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिसके अंदर मौजूद हों, उसके जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो सारे के सारे जिस मीडियम के अंदर मौजूद हों उसका नाम है कंप्लीट मीडियम। अच्छा बेटा, अब क्या किया गया? डिफेक्टिव स्पोर्स को मिनिमम मीडियम के अंदर डाला गया तो ग्रोथ नहीं हुई। अब जब हमने इस डिफेक्टिव स्पोर्ट्स को कंप्लीट मीडियम के अंदर डाला गया तो क्या होगी? इनकी ग्रोथ जो है वहाँ पे हो गई। अच्छा बेटा, अब इन्होंने चेक करना था कि बेसिकली खराबी कहाँ पे आ गई है। ठीक है, एक्सरे की वजह से किस जीन्स के अंदर खराबी आ गई है या फिर किस अमीनो एसिड के अंदर खराबी आ गई है। अच्छा बेटा, अब क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने कुछ स्पोर्स लिए और इनको मिनिमम मीडियम में डाला। ठीक है, पहले मीडियम के अंदर डाला। इसको मिनिमम आप लोग कहेंगे कि सर पहले भी मिनिमम मीडियम में डाला था तो ग्रोथ नहीं हुई थी, अब कैसे ग्रो हो जाएगी? लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम मिनिमम जो मीडियम है हमारे पास वहाँ पे थोड़े से हम साथ में ऐड करेंगे, विटामिन ऐड करेंगे। ठीक है, विटामिन साथ में ऐड करेंगे। तो जब विटामिन ऐड किए तो भी इसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई। अब हमने क्या किया? अब हमने इसको जो हमारे पास स्पोर्ट्स थे उसको दूसरे यही स्पोर्ट्स जो थे इसको कंप्लीट मीडियम के अंदर डाला। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड मौजूद थे। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे यहाँ पे अमीनो एसिड या फिर विटामिन जो ग्रोथ के जरूरी थे उनके अंदर जब हमने डाला तो ये ग्रो कर गए। अब इन्होंने चेक करना था कि बेसिकली नेक्स्ट जो हमारी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, इस तरह से बहुत सारी ट्यूब्स दी हुई हैं, उस ट्यूब्स के अंदर इन्होंने ये चेक करना था कि बेसिकली कौन सा अमीनो, क्योंकि जब हमने अमीनो एसिड डाले हैं तो तब इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। जब हमने अमीनो एसिड डाले हैं तब इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। अब इन्होंने ये देखना था कि बेसिकली कौन सा अमीनो एसिड है जिसकी वजह से जो है ना इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले इस मीडियम को लिया, मीडियम को लिया, उसके अंदर इन्होंने विटामिन डाले और साथ में 20 टाइप के जो है ना अमीनो एसिड को अलग डाला। ठीक है, कैसे? इसके अंदर ये मिनिमम था, ये मिनिमम मीडियम है, इसके अंदर एक अमीनो एसिड डाला, वो कौन सा था? कोलिन। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, फिर इन्होंने ल्यूसीन को डाला यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी ट्यूब के अंदर बाकी सारी चीज़ें वही है, ल्यूसीन माइनस को डाला चेक किया, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई। फिर फोलिक एसिड को डाला, ग्रोथ नहीं हुई। जब आर्जिनिन को डाला, बाकी बेशक हमने बाकी माइनस नहीं डाले हुए, तो आर्जिनिन को डाला तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आर्जिनिन वही माइनस था जिसकी वजह से क्या हुआ था? ग्रोथ रुकी हुई थी। ठीक है,
अब अगर आर्जिनिन नहीं बन रहा तो आप लोगों को पता है आर्जिनिन कितनी आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है और ये कितनी सारी प्रोटीन्स का हिस्सा है, कितने ज़्यादा अमीनो एसिड का हिस्सा है। जब वो नहीं बन पाएंगे तो वो जब आर्जिनिन नहीं बन पाएगा, बहुत सारी प्रोटीन्स नहीं बन सकेंगी और प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स का हिस्सा होती हैं, तो एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा हम उसकी ग्रोथ जो बता भी बात है, उसकी ग्रोथ सिंपली रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। अच्छा बेटा, अब यहाँ तक था ये एक्सपेरिमेंट जिसे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे दो मीडियम है। कौन कौन से मीडियम है? एक मिनिमल मीडियम है और एक कंप्लीट मीडियम है, ठीक है। मिनिमम मीडियम कौन सा है? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट अमीनो एसिड जो ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं वो ऐड नहीं किए होते, उसको मिनिमम मीडियम का नाम देते हैं। और जिसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड मौजूद हैं, विटामिन मौजूद हैं, उसको हम नाम देंगे कंप्लीट मीडियम का नाम देंगे। ये दोनों कंप्लीट मीडियम और मिनिमम मीडियम का डिफरेंस पता चाहिए। फिर आप लोगों को ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसका पता चाहिए। इसमें बेसिकली उन्होंने नेक्स्ट जो पेज के अंदर डायग्राम है उसके अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास ये सारे उन्होंने बताया है कि जब हमने अमीनो एसिड डाले थे तो ग्रोथ, सारे इकट्ठे अमीनो एसिड डाले थे तो ग्रोथ हो गई थी। अब उन्होंने चेक करना था कि बेसिकली कौन सा अमीनो एसिड जो है वो उसकी ग्रोथ को रोक के रखे हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ली और अलग अलग अमीनो एसिड डाल के चेक किए कि हम देखते हैं कि बेसिकली कौन सा अमीनो एसिड जो है वो इसकी ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने मिनिमल मीडियम के अंदर उन्होंने कोलिन को डाला, ग्रोथ नहीं हुई। न्यूसिन को डाल के चेक किया, ग्रोथ नहीं हुई। फोलिक एसिड को डाल के चेक किया, नहीं ग्रोथ नहीं हुई। जब आर्जिनिन डाला, बाकी अमीनो एसिड बेशक नहीं थे यहाँ में, लेकिन जब आर्जिनिन डाला तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है वो होना स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट पता चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि वन जीन वन एंजाइम्स और साथ में वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। जैसे पहले अल्काप्टोनूरिया जो है ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट था, अब यहाँ पे वन जीन वन एंजाइम और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है। उसमें अब आप लोगों को ये एक डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों की बुक के अंदर इस तरह की डायग्राम बनी होगी जिसमें उसने लिखा होगा जीन क्लस्टर 1 है, जीन क्लस्टर 2 है, ठीक है, और जीन क्लस्टर 3 है, ठीक है। ये जीन क्लस्टर 3 है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जीन क्लस्टर 1 जो है वो एंजाइम ई को बनाता है, जो एंजाइम क्या करेगा, ग्लूटामेट को बनवाएगा, ठीक है। अब ग्लूटामेट से ये अब एक एंजाइम बनाएगा, एंजाइम ई बनाएगा, ठीक है। ये एंजाइम ई है, ये एंजाइम एफ बनाएगा, ठीक है। ये एंजाइम क्या बनाएगा, यहाँ पे एंजाइम एफ बनाएगा और ये एंजाइम ई की मौजूदगी में ऑर्निथीन में सिर्फ जो हमारे पास ग्लूटामेट है ये ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद बेटा यहाँ पे ऑर्निथीन जो है एंजाइम दूसरे एंजाइम में से HMG की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथीन सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन जो है आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आर्जिनिन जो यहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी। अच्छा बेटा, अब इसको कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कि एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम्स को बनाने के लिए जो है ना कारगर होता है, और इसको कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, क्योंकि एक एंजाइम्स के अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, इसलिए इसको नाम हम दे देते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बेटा हमने जो आप लोगों ने याद रखना है, इस टॉपिक के अंदर हमने अल्काप्टोनूरिया इंपॉर्टेंट शार्ट देखा, वन मिनिमल और साथ में कंप्लीट मीडियम को शार्ट के तौर पे देखा। फिर हमने इसके बाद हमने इसको वन जीन वन एंजाइम्स हाइपोथेसिस और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस को देखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शार्ट थे इसके अंदर।